जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीटेट के 2018 के प्रीवियस ईयर के बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि यह जो है क्लास 6 और 8 के यानी जूनियर लेवल के लिए है। तो यह जूनियर लेवल का बाल मनोविज्ञान का जो 30 प्रश्न है उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि आपके ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं। तो यह जो है 2018 का पेपर है। यह प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास किसको दर्शाता है। तो यह जो है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है, यानी राइट आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है या फिर प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न वही है जो आप लोग प्राइमरी लेवल पर एग्ज़ाम देते हैं तो पूछा जाता है कि वह जो है कौन सा बाल केंद्रित होना चाहिए या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। तो समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए के साथ जाएगा, न कि शिक्षकों का, न तो गतिविधियों का, न तो दिनचर्या का। तो इस प्रकार से आपको सकारात्मक ऑप्शन इसमें ढूंढ के आंसर लगाना है। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का या फिर समूह की अनुरूपता का। तो इस प्रश्न में जो है आपसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान नहीं, आज्ञाकारिता नहीं करना है, ना ही यहाँ पर निर्देशों का अनुपालन करना है, जबकि हम जो है समूह की अनुरूपता का पालन करते हैं, यानी उसी के अनुरूप। इसलिए राइट आंसर हमारा जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण प्राप्त हो जाती है। कौन से चरण में? संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन या फिर औपचारिक परिचालन। तो किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा के बारे में यहाँ पूछा गया है। पियाजे के विकास के कौन से, यहाँ पर जो है संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाती है, यानी राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यह जूनियर लेवल का जो है 2018 का पेपर है जिसको हम इस वीडियो में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना रिक्त स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या फिर ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो इस प्रश्न में जो है पूछा गया है, व्यक्तिगत शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना किसके? बाल केंद्रित शिक्षा के कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन से आयु में? 18 से 12, 24 से 18 या फिर 24 से 30 या फिर 30 से 36। तो यहाँ पर महीनों में दिया गया है 12 माह से 18 माह, यानी 1 साल से 1.5 साल, 1.5 साल से 2 साल, और या फिर 2 साल से 2.5 साल या फिर 2.5 साल से 3 साल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी के साथ, यानी 18 से 24 माह के बीच के जो अधिकांश बच्चे हैं वह शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं।
18 माह यानी 1.5 साल से लगभग 2 साल के बच्चे। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गाल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या फिर टर्मन के द्वारा। तो यहाँ पर स्टर्न ने भी दिया था और टर्मन ने भी दिया था। तो यहाँ पर जो है हमको आंसर जो लगाना है स्टर्न के साथ। सबसे पहले बुद्धि का जो है आईक्यू का अवधारणा किसने दिया था? स्टर्न ने। उसमें थोड़ी सी त्रुटियाँ थी जिसको टर्मन ने सही किया इंटू 100 से गुणा करके। तो इसलिए हमारा पर जो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसित सोच या फिर विविध सोच। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके रिक्त स्थान नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक या फिर विभक्ति विषयक। तो यहाँ पर बात की गई है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को, भाषा के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो राइट आंसर हमारा जाएगा ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उसमें जो है ऊपर आपको इंग्लिश मीडियम दिया गया है। द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष या फिर सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो यह जो है क्या कहलाती है? यह भाषा निर्धारित कहलाती है, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या फिर अनुमानी विधि का। तो यहाँ पर जो है अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत कर रहा है, तो वह जो है अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या फिर क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है, यानी उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर जो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, तो यह जो है लैंगिकता एक जो है सामाजिक अवतरण है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ किसके कुछ उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड यानी अकादमिक प्रगति को दर्शाने का, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। तो इसमें जो है पूछा गया है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ यह किसके उदाहरण हैं? यह जो अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन का गणन विधि यानी गणना करने की विधि का जो है उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम की विधियों की प्रभावशीलता की मूल्यांकन करने में, यानी हमको सकारात्मक आंसर यहाँ पर लगाना है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता और समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुत्वता। तो यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा जो है वह इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी समता एवं समान अवसर पर जो है आधारित है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। ऑप्शन है 1992 में, 1995 में, 1999 में, या फिर 2016 में। तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है यह वर्ष 2016 में लागू किया गया है, यानी राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी इसमें और हिंदी दोनों दिया गया है। तो इंग्लिश वाले यानी सीबीएसई वाले भी इसको देख सकते हैं वीडियो को। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। यहाँ पर ऊपर व्यक्तिगत दिया गया है। या फिर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, या बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो सबसे सकारात्मक और सटीक आंसर जो है हमारा बी में दिया गया है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, यानी राइट आंसर जाएगा बी के साथ। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पूरा विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है के अधिकारों को सुनिश्चित किया है, वह जो है 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए किया है। अगर इस तरह बात करें नॉर्मल बच्चों की, तो वह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की होती है, जो कि निःशुल्क होती है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य रिक्त स्थान से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य, यहाँ पर अधिगमकर्ताओं के शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का जो तात्पर्य है वह जो है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो साथियों वीडियो में पूरा अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके सीटेट के जूनियर लेवल के 2018 के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि रिक्त स्थान में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान, या फिर समायोजन। तो यहाँ पर जो जागरूकता, स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, ये सभी जो है संज्ञान बोध से अंतर्निहित है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, या फिर मूर्त सोच। तो उस सोच को जो है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों में के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक अनुदेशन, या फिर
त्रुटिहीन अनुदेशन। तो अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विविधि अनुदेशन कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के रिक्त स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता या फिर सामान्यीकरण। तो जो सामान्यीकरण जो है, यह जो है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्य चरण का पूर्ववर्ती है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी का। अगला प्रश्न देखेंगे, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव रिक्त स्थान होते हैं। अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित या फिर एकीकृत। यहाँ पर अन्योन्याश्रित, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ, यानी यह जो है संज्ञान और भाव क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन या फिर प्रतिरूपण। तो यहाँ पर जो है एक शिक्षक जो है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार करने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यानी वह शिक्षक की प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जिसको अंग्रेजी में मॉडलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्प की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निवर्तमान या फिर निरंकुश। तो यह जो है सतर्क को प्रस्तुत करता है, नहीं राइट आंसर यहाँ पर हमारा जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सिद्धात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या फिर लॉजिकल यानी तार्किक। यानी एक समस्या सुधारक बच्चा जो है सौंदर्यबोध विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जाएगा सौंदर्यबोध के साथ, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यासकार, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या फिर समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो यहाँ पर जो है प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी जब दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे जो है उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। एक बार 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर जो है सौंदर्य बोध नहीं हो जाएगा, यहाँ पर जो है लॉजिकल एंड यानी तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इसका जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यहाँ पर एक बार आप लोग वीडियो को थोड़ा सा प्रश्न को मिला लेंगे। आखिरी प्रश्न है, इस वीडियो का बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? गतिबोधक, कर्ण-कोटर, प्रत्यक्षीकरण या फिर अवलोकन। यानी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ए के साथ, यानी गतिबोधक संवेदनाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ए के साथ चला जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।